गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज की जो कक्षा है हमारी, उसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जिस टॉपिक को हमने लिया है वो आपके सामने द्रष्टव्य है, दिखाई पड़ रहा है। वो नोबेल पुरस्कार है जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और इसके बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 अलग अलग कंपोनेंट हमने लिया है। एक इसके सामान्य परिचय को लेकर के, दूसरा जो वर्तमान वर्ष 2024 है उसमें यह पुरस्कार किन लोगों को दिया गया, और तीसरा कि जो पुरस्कार जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है अब तक कितने भारतीयों को यह मिला है, और जिन भारतीयों को मिला है उन भारतीयों का संबंध किस क्षेत्र में है। तो 3 अलग अलग पोर्शन में ये जो कुल प्रश्नों की संख्या आपके सामने अभी प्रस्तुत की जाएगी, 52 प्रश्न है जो आपके सामने होगा। सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा जो जनरल कॉम्पिटिशन है उसके लिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रायः इसकी घोषणा की जाती है और दिसंबर में इस पुरस्कार को डिलीवर किया जाता है, सुपुर्द किया जाता है। मूलतः यह पुरस्कार 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन एक छठा क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, उसको ऐड किया गया। जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसमें इसको ऐड किया गया, शामिल किया गया। तो आइए हम लोग इसी के बहाने, एमसीक्यू के बहाने, इस नोबेल पुरस्कार के बारे में एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त करते हैं जो उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पे काफ़ी लाभदायक होगा जो जनरल कॉम्पिटिशन के अंतर्गत किसी न किसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो यह है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है साहित्य, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है शांति और चौथा है रसायन शास्त्र। इन चारों में जो जानकारी है उसके आधार पे आप बिल्कुल स्ट्रेट आंसर लगा सकते हैं, और वो है अर्थशास्त्र, जिसे बाद में ऐड किया गया था। मूलतः अर्थशास्त्र के पुरस्कार के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी, लेकिन ऐसा एक समय आया जब अर्थशास्त्र को इसमें ऐड किया गया। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, जिसका उत्तर अत्यंत साधारण है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। हमने 4 विकल्प दिया है। पहला कार्ल बेंज, दूसरा दिया हमने जेम्स वाट, तीसरा दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा अल्फ्रेड नोबेल। हालांकि ये जो चारों व्यक्तित्व हैं वो किसी न किसी आविष्कार से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस डायनामाइट की हम लोग बात कर रहे हैं इसके जो आविष्कारक हैं वो अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं। जो एक्सप्लोसिव सबस्टांस है उसको जिन्होंने इन्वेंट किया वो हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब ही हैं। अगला प्रश्न अब आपके पास इस प्रकृति के आए हैं कि नोबेल पुरस्कार किस महीने और किस तारीख को दिया जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा होती है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में। अक्टूबर के प्रथम और दूसरे सप्ताह में इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन इसको जो डिलीवर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, इसके लिए 4 विकल्प हमने दिया है। 10 जनवरी, 10 अप्रैल, 10 दिसंबर और 10 सितंबर। जो 4 विकल्प है उसमें जो सही आंसर है वह 10 दिसंबर है। स्मरण रखेंगे, फर्स्ट लाइन फैक्ट्स है। फर्स्ट लाइन फैक्ट्स के ही प्रश्नों को प्रायः इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4 है, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मूलतः अभी अभी जानकारी दी गई थी कि मूलतः जिन क्षेत्रों में दिया गया उसमें एक बाद में ऐड किया गया। तो हमने जो विकल्प दिया है 3, 4, 5 और 6। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो जो सही आंसर होगा वो हो गया 6, लेकिन मूलतः इसमें 5 दिया गया और एक को जो ऐड किया गया वह इकोनॉमिक्स। ये है आपके चौथे प्रश्न के बारे में सही विकल्प। प्रश्न संख्या 5, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। अत्यंत साधारण, अत्यंत सरल। तो इसका सीधा जो उत्तर होगा 1901, 1902, 1903, 1905 में है। जो सीधे आप उत्तर देंगे कुछ ही सेकंड में वह है 1901। ये प्रश्न संख्या 5 है।
अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 6 है। किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? इसकी प्रकृति साधारण से थोड़ी सी उत्कृष्ट है, जिसको कह सकते हैं कि औसत है। इस तरह के प्रश्नों को किसी भी तरीके से, किसी भी आधार पे, किसी भी हालत में गलती ना करेंगे। और चूंकि मैंने अभी भी कहा है कि जनरल कॉम्पिटिशन्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ही यह प्रश्न लाभदायक होगा। तो पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो यदि आपके पास इस तथ्य की जानकारी है तो सीधा आंसर इसका बी यानी 3 होगा। चौथा प्रश्न, अगला प्रश्न 7वां प्रश्न अब आपके सामने होगा। वर्ष 2014 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया उसमें सबसे कम उम्र की व्यक्तित्व है, नाम है मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र की जो व्यक्तित्व है उनका नाम है मलाला यूसुफजई। और जिस क्षेत्र में दिया गया वो शांति के लिए दिया गया, जिस वर्ष दिया गया वो वर्ष 2014। 4 विकल्प आपके सामने में है। एक है बांग्लादेश, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है ईरान और चौथा है पाकिस्तान। इसका जो सही उत्तर है वह है पाकिस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न की जो प्रकृति है, जो बनावट है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। कथन के आधार पे यह प्रश्न बनाया गया है। 2 कथन हमने आपको दिया। पहला, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है। दूसरा, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। ये 2 कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। यह निर्णय आपको लेना है। अगर आप इस तथ्य से सुसज्जित हैं तो इसके उत्तर को देने में आपको किसी प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उपरोक्त में से कौन सा और कौन से कथन सही है? विकल्प हमने 4 दिया है। केवल 1, केवल 2, 1, 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही उत्तर है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। इसमें प्रक्रिया यह है कि जब इसकी घोषणा होती है तो घोषणा के समय में जो अवार्डी हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होंगे, उनका फिजिकली मौजूद होना विश्व में आवश्यक है। लेकिन अगर घोषणा के बाद, क्योंकि घोषणा के होने में और पुरस्कार को दिए जाने में 2 महीने का वक्त होता है, तो जब घोषणा दी गई उस समय वो व्यक्ति मौजूद होंगे। लेकिन जब वो पुरस्कार दिया गया उस बीच की अवधि में अगर वो व्यक्ति नहीं रहे तो भी यह पुरस्कार दे दिया जाएगा। तो ये स्मरण रखेंगे। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए समय समय पे नॉमिनेट किया गया, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के लिए नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्तित्व को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तो इससे उनका महत्व कम हो गया। नहीं इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और नहीं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी, ना तो 1 और ना ही 2। यह भी प्रश्न जो जनरल कॉम्पिटिशन्स का जो ट्रेंड है, जो रेलवेज का ट्रेंड है, जो एसएससी का जो ट्रेंड है, जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो डीएलएड का एंट्रेंस है, छोटे मोटे बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन सरकार के द्वारा समय समय पे लिए जाते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो जो केंद्र सरकार आयोजित करती हो, या राज्य सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा है। अगला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आएगा वो प्रश्न संख्या 9 है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने दिया है, लेकिन जो प्रश्न दिए गए हैं वो डॉलर में नहीं, अमेरिकी डॉलर में नहीं, बल्कि स्वीडन की जो करेंसी है स्वीडिश क्रोनर, हमने उसमें दिया है कि नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। पहला जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प है 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, दूसरा 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, तीसरा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर और चौथा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार किस देश के नागरिकों को दिया गया? पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा जर्मनी और चौथा चाइना।
हालांकि इस पुरस्कार का संबंध, इस पुरस्कार की घोषणा यूरोप के जो दो देश हैं, स्वीडन और नॉर्वे, उनके द्वारा है, स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। लेकिन सबसे अधिक जो नोबेल पुरस्कार जिस देश के नागरिक को दिया गया, वह देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जो मूलतः किसी अन्य देश के नागरिक थे, लेकिन अपने एकेडमिक एफर्ट्स की वजह से, एकेडमिक एक्टिविटीज की वजह से अमेरिका में काफी लंबे समय तक, काफी लंबे समय को उन्होंने स्पेंड किया और अंततः वो अमेरिका के नागरिक बने। जब दृष्टिकोण आप रखेंगे तो हियर द करेक्ट आंसर इज अमेरिका, यूएसए। संख्या 11, नोबेल फाउंडेशन का जो मुख्यालय है स्टॉकहोम। बहुत ही साधारण प्रश्न, लोकेशन के बारे में आपको प्रश्न दिए गए हैं। किस देश की राजधानी है? यह उनके लिए है जो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो किसी राज्य में जो कांस्टेबल की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, और जो मैंने अभी भी कहा कि डीएलएड एंट्रेंस और बीएड के एंट्रेंस में भी, या रेलवे के जो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न होते हैं। एक तरीके से संभावित प्रश्न है, और नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो संभावित प्रश्न है उसी की सूची आपको दी गई है। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसका फायदा न केवल आपको हो बल्कि आपके मित्रों को भी हो। तो स्टॉकहोम जिस देश की राजधानी है, उस देश का नाम है स्वीडन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, लेकिन यह स्थापना किस वर्ष की गई, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। 1965, 1966, 1967 ईस्वी, और अंतिम हमने दिया है 1968। और चूंकि अभी अभी कहा गया कि मूलतः इन पुरस्कारों की संख्या केवल 5 थी, और जो छठा पुरस्कार है वो बाद के वर्ष में जोड़ा गया, और जिस बैंक के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया, चूंकि इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया, जिस बैंक के द्वारा इस राशि को स्पॉन्सर किया जाता है वो बैंक ऑफ स्वीडन है। तो इसने इस पुरस्कार की जो स्थापना की वो 1968 में किया, याद रखिएगा। स्थापना 1968 में है, लेकिन जो पहला पुरस्कार है इकोनॉमिक्स के लिए वो 1969 में दिया गया, 1969, वो याद रखेंगे। पहली बार जो पुरस्कार दी गई वो 1969 में दी गई। अगला है प्रश्न संख्या 13, बहुत ही साधारण प्रश्न, क्योंकि अभी अभी कहा गया है कि टॉपिक के आधार पर एमसीक्यूज फ्रेम किए गए। उन अभ्यर्थियों के लिए जो किसी टॉपिक को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके पास समय कम है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आई है, बहुत ऐसी वैकेंसी आने वाली है, तो एमसीक्यूज के माध्यम से भी आप कम समय में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए ये जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, जो गुणात्मक प्रश्न है, वो आपके सामने उपलब्ध कराए गए हैं। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के नागरिक हैं? 4 विकल्प हमने दिया। पहला आयरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, पश्चिमी यूरोप का देश है और काफी विकसित देश है। विकसित देशों को आर्थिक शब्दावली में एडवांस्ड इकोनॉमीज भी कहा जाता है। भारत एक विकासशील देश है, स्मरण में रखेंगे। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? पहला साहित्य, दूसरा शांति, तीसरा भौतिक और चौथा गणित। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रायः फिजियोलॉजी, या कभी कभी हम लोग चलते फिरते शब्द में बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजी है उसी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, आरंभ की जाती है, और अंत में इकोनॉमिक्स में मिलता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। साहित्य में मिलता है, किनको मिला? वर्ष 2024 में आगे के किसी प्रश्न में इसकी चर्चा होगी, इसका उल्लेख होगा। शांति के लिए मिलता है, इसकी चर्चा भी होगी। भौतिकी के लिए मिलता है, जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं हम लोग, लेकिन दुर्भाग्य से गणित के लिए नहीं मिलता।
गणित के लिए किसी अन्य पुरस्कार की चर्चा हम लोग करते हैं जिसका नाम है एबेल पुरस्कार या फील्ड पुरस्कार। और भारत में भी एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, रामानुजम। नोबेल पुरस्कार जिस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है वह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, स्मरण रखेंगे। और गणित के क्षेत्र में कौन कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व स्तर पर दिए जाते हैं, इसका वीडियो भी हमारे किसी सब्सिक्वेंट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम निश्चित तौर पर प्रस्तुत करेंगे, जो अति शीघ्र होगा। प्रश्न संख्या 15, अब तक कुल कितने भारतीयों को और या भारतीय मूल के व्यक्तियों को, क्योंकि हमने अभी भी कहा है कि या तो वह भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना है कि वो भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, क्योंकि पैटर्न यही है कि कितने भारतीयों को मिला, इसको हमने स्पष्ट कर दिया। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1, 2, 3 और 4। अब तक वर्ष 2024 तक केवल 2 भारतीयों को ही यह सम्मान दिया गया इकोनॉमिक्स में, जिनमें प्रथम भारतीय प्रोफेसर अमर सेन और दूसरे भारतीय वो हैं प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, और दोनों का संबंध अमेरिका से है। भारत के जिस प्रदेश से जिनका जुड़ाव है, जो डोमिसाइल है, वह है पश्चिम बंगाल। किसी अन्य राज्य ने अब तक इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसी अन्य राज्य के जो निवासी हैं उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगला है प्रश्न संख्या 16, चर्चित हांगकांग चर्चा में है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। इस अक्टूबर के महीने में हांगकांग जो व्यक्तित्व है किस श्रेणी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्योंकि हमने अभी भी कहा है कि मूलतः जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 5 श्रेणी थी, लेकिन एक छठा श्रेणी है इकोनॉमिक्स का जिसको जोड़ दिया गया 1968 में, और इकोनॉमिक्स में जो पहली बार पुरस्कार दिया गया 1969 में दिया गया, स्मरण रखेंगे। तो जो हांगकांग है, हमने 4 विकल्प दिया है कि ये जो व्यक्तित्व हैं इसमें इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, पहला साहित्य, दूसरा शांति, तीसरा भौतिकी और चौथा रसायन शास्त्र। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो द करेक्ट आंसर इज लिटरेचर, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, हांगकांग के बारे में अलग से भी मैं कुछ आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और इनके संबंध में कुछ प्रश्नों को फ्रेम किया जाएगा। तब तक आप हांगकांग के बारे में जानने का प्रयास करें। अगला प्रश्न संख्या 17 है, निहोन हिदानकेयो। इस संगठन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, लेकिन चूंकि इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2024 में, तो अचानक से ये चर्चा में आ गए। आखिर इनको जो इस संगठन को जो पुरस्कार मिला है वो पहला साहित्य, दूसरा भौतिकी, तीसरा शांति और चौथा मेडिसिन। 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है और इसके लिए कॉमन सेंस लगाना ही अपने आप में काफी होगा, क्योंकि प्रायः व्यक्ति या व्यक्तियों को ही साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में आदि आदि में मिला है, लेकिन शांति के क्षेत्र में संगठन को भी मिलता है, दिया जाता है। तो वर्ष 2024 में जो निहोन हिदानकेयो है, जो जापान का एक संगठन है और जिसकी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य है, वो जो परमाणु हथियार की जो होड़ लगी हुई है, जो एटॉमिक वीपन का जो एक कहा जाता है कि एक जमावट होती है, और इसमें कई सारे देश, महत्वपूर्ण देश है इसमें जो भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो। ये जो भाग दौड़ की जो स्थिति है, अमेरिकी प्रयासों ने इसको, अमेरिका ने इसको इंट्रोड्यूस किया, उसका उपयोग किया। इसकी विडंबना के बारे में, इसकी ट्रेजेडी के बारे में हम लोग जानते हैं। हिरोशिमा नागासाकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने उपयोग किया, और हिरोशिमा नागासाकी शहर का संबंध किसी ऐसे देश से है जो आज की तारीख में वो एक विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, एडवांस इकोनॉमी है।
हो सकता है कि उसके संबंध में भी प्रश्न आगे के सेशन में निश्चित तौर पे हो सकता है कि मैंने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं अगले किसी वीडियो में दूंगा। तो करेक्ट आंसर शांति है। निहोन हिरानक्यो ये जापान का संगठन है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि जो परमाणु हथियारों की जो जमावट हो रही है इसके बारे में कि जो धमकी दिया जाता है, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आपने देखा होगा कि इजराइल का अपने जो पड़ोसी नेबर्स हैं, नाम सुना होगा फिलिस्तीन, जो वहां का टेररिस्ट आउटफिट है उसका नाम है हमास। दूसरी तरफ लेबनान में जो हिजबुल्लाह के साथ जो चल रहा है, और साथ में एक सिविलाइज नेशन है नाम है ईरान। तो इजराइल का लेबनान के साथ, इजराइल का हमास के साथ, इजराइल का ईरान के साथ। तो ईरान के जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने इस बात को लेकर के धमकी दिया है कि अगर मुसीबत थोड़ी बढ़ गई, ईरान के संप्रभुता सुरक्षा पे अगर कोई अटैक हुआ तो परमाणु हथियार का उपयोग किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार दरअसल यह एक प्रयास है, एक संदेश देना है विश्व समुदाय को। एक तो युद्ध ना किया जाए वो सबसे बढ़िया है, लेकिन युद्ध अगर हो रहा है तो ऐसा ना करे जिससे कि एक मानवीय त्रासदी की स्थिति हो। यह प्रश्न संख्या 17 आपके सामने प्रस्तुत किया गया। संगठन के बारे में जानकारी दी गई और जिस क्षेत्र में दिया गया वह शांति। प्रश्न संख्या 17 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 18 में चलेंगे। एम्ब्रोस रूपकजून दो व्यक्तित्व हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं। पहला दिया है भौतिकी, दूसरा दिया है मेडिसिन, तीसरा साहित्य और चौथा रसायन शास्त्र। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। आप आराम से प्रश्न को देखिए, इसके उत्तर को हल करने का प्रयास करें। आशा है कि आपने इसका उत्तर खोज लिया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज मेडिसिन, mRNA। एम का मतलब माइक्रो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। जॉफ्री हिंटन बड़े लीडिंग पर्सनैलिटी जॉन हॉफील्ड को वर्ष 2024 में किस श्रेणी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला भौतिकी, दूसरा शास्त्र, तीसरा साहित्य और चौथा रसायन शास्त्र। पुनः 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। आप आराम से प्रश्न को देखिए, इसके उत्तर को एक्सप्लोर करिए। आशा है कि अब तक आपने इसका उत्तर खोज लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इज फिजिक्स। और जिस क्षेत्र में मिला है वो है मशीन लर्निंग। हिंटन के बारे में बड़े उल्लेखनीय तथ्य हैं जिनको फादर ऑफ एआई भी बोलते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो वर्तमान युग है वो तकनीकी का युग है, और तकनीकी के क्षेत्र में जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो नेचुरल साइंस है, उसके द्वारा बड़े पैमाने पे व्यापक अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के स्तर पे फिजिक्स में काफी ज्यादा इन्वेंशन हो रहा है, और जो भी इन्वेंशन है वो एआई को लेकर के काफी दिलचस्प है। प्रश्न संख्या 19 के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। इसी प्रकार प्रश्न संख्या हमने 20 दिया है। 3 स्कॉलर है, 3 एक्सपर्ट है। पहला है हसबिस, दूसरा है बेकर और तीसरे हैं जम्पर साहब। किस श्रेणी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तीनों साइंटिस्ट हैं। मेडिकल साइंस की बात हो गई, फिजिक्स की बात हो गई। जिन 6 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिया गया है उन व्यक्तित्व के बारे में या संगठन के बारे में आपके सामने जानकारी दी जा रही है या दी गई है। 4 विकल्प आपके सामने उपस्थित है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा शास्त्र और चौथा साहित्य।
फिजिक्स की चर्चा हो गई है तो इसको हम लोग कट कर देंगे। साहित्य की चर्चा हो गई है, इसको हम लोग कट कर देंगे। बी और सी के बारे में आपके पास विकल्प है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, केमिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी प्रश्न को हल कर चुके हैं तो एलिमिनेशन प्रोसेस के आधार पे जो विकल्प दिए गए हैं उसको आप काट सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, तुक्का अगर लगाने का शौक रखते हैं, तुक्का लगाना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंट गेस किया करिए, वाइल्ड गेस ना करेंगे। इंटेलिजेंट गेस का मतलब यह होता है कि आपको उस प्रश्न के विकल्प में कुछ विकल्पों के बारे में पता है लेकिन कुछ विकल्प आप नहीं जान रहे। इस प्रकार की जो रणनीति है, इस प्रकार की जो तकनीकी है, वो कारगर होता है। जो करेक्ट आंसर है वो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, स्मरण में रखेंगे। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन, जॉनसन और एसमोग्लू, ये तीनों लीडिंग पर्सनैलिटी है। आपको जानकारी दी गई कि अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो वर्ष 2024 में किस श्रेणी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तीनों लीडिंग है, इसमें से 2 तो काफी महत्वपूर्ण है, एसमोग्लू साहब और हमारे जो रॉबिन्सन साहब है, वो दोनों काफी महत्वपूर्ण है। जॉनसन भी महत्वपूर्ण है, तभी तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों की जो तिकड़ी है, हियर द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक्स, जिसको कि बाद में ऐड किया गया 1968 में, और पहला जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1969 में। हमने कहा कि 2 भारतीयों को भी मिल चुका है, जिसमें प्रोफेसर अमर सेन है और जो दूसरे भारतीय हैं वो प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी हैं, और दोनों का संबंध अब वर्तमान में अमेरिका से है। ये और बात है कि दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न संख्या 22, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कितने वर्ष पर की जाती है? क्या इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष की जाती है? क्या प्रत्येक 2 वर्षों पर की जाती है? क्या प्रत्येक 3 वर्ष पर की जाती है? या 4 वर्षों पर की जाती है? क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि किसी पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष दिया जाए। कुछ ऐसे पुरस्कार भी हैं जो एक समय अंतराल के बाद दिए जाते हैं। इस तरह के किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये कॉमन सेंस के प्रश्न है। 2023 में भी किसी को मिला होगा, 2022 से मिला होगा, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें स्थगित किया गया था कुछ समय के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ए, प्रत्येक वर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल स्मरण रखेंगे, ये संभावित प्रश्न है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, जिसका स्तर औसत है। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला विकल्प है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसको यूएनएचसीआर भी बोला जाता है। दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे बोला जाता है। तीसरा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, आईसीआरसी, ये भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो अभी वर्तमान में न्यूज में भी है। ये चारों लीडिंग ग्लोबल बॉडी है। 3 बार जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चूंकि मैंने बोला भी है कि प्रायः जो परंपरा है, जो अभी तक दिखाई पड़ा है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसी संगठन को भी दिया गया, न केवल व्यक्ति या व्यक्तियों को, बल्कि संगठन को भी मिला है। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में यह देखा गया है कि इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया गया है, और मैक्सिमम एक बार में 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो 3 बार जो नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया, वो दिया गया है, आपका सही विकल्प है आपका सी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, आईसीआरसी। अब आईसीआरसी क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कहां इसका मुख्यालय है, इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे। प्रश्न संख्या 24, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को 3 बार की चूंकि चर्चा हो गई थी, 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? पहला डब्ल्यूटीओ, दूसरा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूएनएचसीआर, तीसरा वंस अगेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और चौथा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो अंतरराष्ट्रीय निकाय है उसके बारे में आपको विकल्प दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक का चयन करें। जो करेक्ट आंसर है, जब 2 बार पूछेगा तो यूएनएचसीआर,
जब 3 बार पूछेगा तो आईसीआरसी स्मरण में रखेंगे, जानकारी में रखेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि जानकारी आपकी पक्की हो जाए। चूंकि मैंने कहा भी है, या तो नोबेल पुरस्कार के बारे में तमाम तथ्य एक जगह पढ़ें, दिमाग में रखें, तब इस तरह के जो हमारे पास मोड दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट आपके सामने में तब बनाएं। उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक समय साध्य है, लेकिन इसके माध्यम से भी आप इस तरह के जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होते हैं, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 है। क्योंकि इस वीडियो का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कारी है, वह पहली महिला जिसे वर्ष 1903 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये चारों महिला किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, लेकिन जिस महिला का नाम वर्ष 1903 में है उनका नाम है मैरी क्यूरी। याद रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का तुक्का नहीं लगेगा। अगर आ रहा है तो उत्तर यह होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। वह एकमात्र महिला जिसे भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। डोना स्टिकलैंड, एंड्रिया गेज, कैरोलिन बर्टोजी और मैरी क्यूरी। So here once again the correct answer is मैरी क्यूरी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। वर्ष 2024 में किस देश के नागरिक को नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो अभी अभी हमने हान के बारे में चर्चा किया है, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, किस देश के नागरिक हैं, इसके बारे में हमने 4 विकल्प दिया है। दक्षिण कोरिया, इक्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका या इथियोपिया। तो हियर द करेक्ट आंसर इज दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है। अगला प्रश्न संख्या 28 है। क्योंकि हमने कहा है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है इस वीडियो का, जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में सामान्य परिचय। वर्ष 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को या संगठन को, उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी। जिस क्षेत्र में दिया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2024 में जो मेडिसिन वर्ग में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो किसके लिए दिया गया, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। पहला है पेप्टाइड हार्मोन, इसका भी उपयोग किया जाता है रेडियो इम्यूनोसे के विकास में। दूसरा एमआरएनए, बहुकोशीय जीवों के विकास और जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। तीसरा मोबाइल जेनेटिक, जो हमारा एलिमेंट है, इसकी खोज के लिए। और मस्तिष्क में पोजिशनिंग सिस्टम को बनाने वाली कोशिकाओं की खोज के लिए। ऐसा न समझेंगे कि हम लोग जीपीएस जो पढ़ते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो हम लोग जानते जरूर, लेकिन मस्तिष्क में भी पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये चारों आपके जो फिजियोलॉजी है, जो मेडिकल साइंस है, उसके लिए चारों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वर्ष 2024 में जो मेडिसिन वर्ग में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसमें एक बार आप लोग देख लें, सही उत्तर का चयन करें, क्योंकि इस क्षेत्र में जो उन्होंने खोज किया है उसका उपयोग कई ऐसी असाध्य बीमारी है जिससे निपटने के लिए किया जा सकता है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, एमआरएनए। याद रखिएगा, क्योंकि हमने कहा है कि प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है। मोटे तौर पे 5-7 दिन लगता है, लगातार दिया जाता है इसको। लेकिन अंततः इस पुरस्कार को जो दिया जाता है वह है 10 दिसंबर को। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29। 2024 में फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस खोज के लिए दिया गया? पहला न्यूट्रिनो, दूसरा रेडियम, तीसरा शक्तिशाली मशीन लर्निंग। पहला न्यूट्रिनो, दूसरा रेडियम, तीसरा शक्तिशाली मशीन लर्निंग और चौथा ब्रह्मांड के रहस्यों का उद्घाटन के लिए। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए।
जो सही विकल्प है वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है। एलेक्सा नाम सुना होगा, एलेक्सा यह करो, एलेक्सा वह करो। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कैसे डेवलप किया जाए ताकि उसका जो उपयोग है वो जीवन के हर क्षेत्र में जो उसका उपयोग है उसको धीरे धीरे शामिल किया जाए। ये प्रश्न संख्या 29 था। प्रश्न संख्या 30 अब आपके सामने प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। पहला, नए प्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एआई का उपयोग। दूसरा, जीन थेरेपी, जीन उपचार। तीसरा, जो ऑर्गेनिक हमारा जो केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, उसका अध्ययन। और चौथा है विटामिन अनुसंधान। मैं आपको इसका एक टेक्निक दूंगा और तुक्का कैसे लगाए। इस तरह का विकल्प अगर आपके सामने प्रस्तुत होता है और अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोशिश ये करना है कि जो सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा और दिखने में लगता है कि ये कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो प्रायः उसी को विकल्प के रूप में लें और वो सही होता है। हमेशा तो नहीं होगा लेकिन कभी कभी सही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, नए प्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एआई का जो उपयोग किया जा रहा है उसको अधिक से अधिक प्रमोट करने की बात है। प्रश्न संख्या 31, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जिस संगठन को दिया गया उसकी चर्चा हुई थी। उसका उद्देश्य क्या है? जो चाइल्ड लेबर है उसको एबॉलिश करेगा, बाल श्रम का उन्मूलन करेगा, विभिन्न देशों के बीच में सहयोग स्थापित करेगा, परमाणु मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना है और रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न को देखते ही आप उत्तर बना देंगे। तो द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक वेपन से बिल्कुल फ्री होना चाहिए जो विश्व है, क्योंकि हमने जानकारी दिया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा है जिसको यह पुरस्कार दिया गया उसका संबंध जापान से है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। अब हम लोग भारतीयों की भूमिका क्या थी, भारतीयों का नाम कैसे आया, हम लोग इसको शामिल करेंगे। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम देश रत्न था। कौन से कथन सही है या किन किन कथनों को सही मानते हैं? इस तरह के प्रश्नों को अगर आपने गलती कर दिया तो आपका रिजल्ट पहले ही आउट है। रिजल्ट देखने की कोशिश ना करेंगे। इस तरह के प्रश्न किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। तो जो पहला विकल्प है वो सही है लेकिन जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो उपनाम था बचपन से आपने पढ़ा होगा वो है गुरुदेव। तो जो पहला है आंसर वो सही है। अब आप ये पता करिए कि देश रत्न जो है वो किनको दिया गया और जिनको दिया गया क्या उनका संबंध बिहार से है। जो भी व्यक्तित्व है जिनको देश रत्न मिला वो काफी उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता है? क्योंकि सबसे कम उम्र के जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। मलाला यूसुफजई जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी नागरिक है, लेकिन सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 4 विकल्प आपके पास है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी हमने इसमें डाला है, पर्ल बक है, जॉन बेनिस्टर गुड इनफ है और डोना स्टिकलैंड है। ये बिल्कुल पूर्णतः तथ्यात्मक है। प्रायः जब नोबेल पुरस्कार के संबंध में तथ्यों का चयन करते हैं तो हम लोग छोड़ देते। हमने एमसीक्यूज इस तरीके से फ्रेम किया है ताकि नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो भी आवश्यक विवरण है वो आप तक उपलब्ध हो जाए। तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, गुड इनफ। याद रखेंगे क्योंकि हमने कहा कि समय अगर कम है तो एमसीक्यूज के माध्यम से भी आप जो हमारा जीके और जीएस का जो पोर्शन है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 34। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तकों के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? पहला गोदान, दूसरा गीतांजलि, तीसरा कामायनी और चौथा साधना। बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
वो काव्य संग्रह था, वह कोई निबंध नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, वो काव्य संग्रह। तो जिनका सामान्य ज्ञान ठीक है, औसत है, बढ़िया है, वो प्रश्न को देखते ही इसका उत्तर बड़े आराम से गीतांजलि दे देंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई, जो वर्तमान में या बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, 1901 ईस्वी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 36, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संबंध में है। जो प्रकृति के बीच जो बौद्धिक आयाम है उसको समग्र किए जाने का, प्रोत्साहित किए जाने का प्रयास यह इंस्टीट्यूशन करता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके जो कुलाधिपति हैं, इसके जो चांसलर हैं, वो कौन है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री स्वयं और चौथा उपराष्ट्रपति। तो हियर द करेक्ट आंसर इज, थोड़ा टेक्निकल नेचर का यह प्रश्न है। करेक्ट आंसर इज सी, प्रधानमंत्री स्वयं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। टॉपिक वही है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसका पुराना नाम शांति निकेतन था, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, जो गुरुदेव के उपनाम से जाने जाते थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, क्या यह कथन सही है? दूसरा, इसका मुख्यालय शांति निकेतन में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है, क्या यह कथन सही है? अत्यंत साधारण, अत्यंत सरल। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो भी सही है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी सही है। तो जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न संख्या 38, फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण। ये चारों इस देश के एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, बाबा साहब, डॉक्टर रमन, डॉक्टर CNR राव और मेघनाथ साहब। इन चारों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया इन चारों में कौन से भारतीय थे? बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल। तो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर CV रमन। रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद रखिएगा। 1928 प्रश्न भी आ गया। प्रश्न संख्या 39, डॉक्टर CV रमन के द्वारा जिस रमन इफेक्ट की खोज की गई, जिसके आधार पे जो टूल है, जो इक्विपमेंट है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो किस वर्ष किया गया? 1925, 1926, 1927, 1928। अत्यंत साधारण, अत्यंत सरल। So here the correct answer is 1928. अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, याद रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है। उसके अंतर्गत अन्य भी बहुत सारी बातों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। जिस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष का नाम आपको बताना है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, ऑप्शन हमने दिया 1928, जब रमन इफेक्ट को खोजा गया। 1929, 1930, 1931। 1929 भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण वर्ष। 1931 भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण वर्ष। 1930 भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां हम आधुनिक भारतीय इतिहास की चर्चा न करके डॉक्टर CV रमन के बारे में जानना चाह रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1930, 1930। स्मरण रखेंगे। प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर S चंद्रशेखर, जो इनके भतीजे थे, चाचा भतीजे की जोड़ी थी, डॉक्टर S चंद्रशेखर को किस वर्ष फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला विकल्प 1981, दूसरा 1982, तीसरा 1983 और चौथा 1984 ईस्वी।
करेक्ट आंसर इज 1983, 1983। अगला प्रश्न संख्या 42, डॉक्टर एस चंद्रशेखर के बारे में, भतीजे के बारे में। चाचा जी का नाम डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर एस चंद्रशेखर के सिद्धांतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चलता है। दूसरा, उनके सिद्धांतों से आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। दो विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। सही कथन क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर इज केवल एक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। 1975, 1977, 1979, 1979 और 1980, 1980। अत्यंत साधारण, अत्यंत सरल। करेक्ट आंसर इज सी, 1979 ईस्वी। नेक्स्ट, मदर टेरेसा के द्वारा जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया, जिस स्वयंसेवी संगठन को स्थापित किया गया, जिनका सरोकार समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, जो वंचित समूह हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को दूर करना था, इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल प्रश्न है। चार विकल्प हमने दिया है। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा गोवा और चौथा नई दिल्ली। So here the correct answer is कोलकाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, प्रोफेसर अमित सेन को किस वर्ष इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले ऐसे भारतीय जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला 1996, दूसरा 1997, तीसरा 1998 और चौथा 1999 ईस्वी। So here the correct answer is 1998। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है प्रोफेसर अमर सेन एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, यूके के नागरिक। तीसरा, एक मानवतावादी अर्थशास्त्री। इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं वो या तो औसत है या उनका जो स्तर है वो थोड़ा सा उच्च कोटि का है। ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ के तब इसका उत्तर देंगे। तो जो पहला है वो सही है, जो दूसरा है वो गलत है, तो किनका संबंध अमेरिका से है, लेकिन जो तीसरा है वो सही है। सो करेक्ट आंसर 1 और 3 यानी सी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47, प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सही है या गलत? तो क्या हमने अभी अभी कहा है कि दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दिया गया, एक प्रोफेसर अमर सेन और दूसरा प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, और दोनों का संबंध पश्चिम बंगाल से है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी कनाडा के नागरिक हैं, क्योंकि नागरिकता के बारे में भी प्रश्न होते हैं। ए केवल एक, दो केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। साधारण, औसत। स्टेटमेंट 3 है तो औसत उत्कृष्ट, 2 है तो साधारण औसत।
एक ही विकल्प दिया गया, साधारण। 3 अलग अलग प्रकृति के प्रश्न इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के संबंध में आपके सामने दिए गए। जो अभ्यर्थी खुद के स्तर से इस तरह के टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उनकी जांच परीक्षा हो गई, और जिन्होंने इस पुरस्कार के बारे में जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, उनको एक अच्छी सी जानकारी, बेहतर जानकारी उनको प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आते। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करना है, सफल होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें, ताकि आप उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। जो गुणात्मक अध्ययन सामग्री है या जो अनुभवी शिक्षक है, उनसे ही मार्गदर्शन को प्राप्त करें। उन शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त न करें जिनके पास अपना कोई अनुभव ना हो। ऐसी स्थिति में आप केवल समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो आपके अभिभावक हैं उनकी जो अपेक्षा है उसको पूरा करने में आप सफल नहीं होंगे। तो जो इसका सही आंसर है वह पहला है। यह स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर 1। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह कनाडा नहीं बल्कि अमेरिका के नागरिक हैं। बचपन बचाओ आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय के द्वारा दी गई? ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने लॉन्च किया? 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, शिव नाडेला और प्रकाश आहूजा। बहुत ही साधारण। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, बच्चों के शिक्षा के अधिकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। जो चाइल्ड लेबर है उसको कैसे एबॉलिश किया जाएगा, उस संबंध में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण। सो हियर द करेक्ट आंसर इज कैलाश सत्यार्थी। स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 49। वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वेंकटरमन राधाकृष्णन को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार जो सेल रिसर्च है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, कोशिका अनुसंधान है, उसके लिए दिया गया। और तीसरा ऑप्शन हमने दिया है स्टेटमेंट 3 कि वो जर्मनी के नागरिक हैं। आपको देखना यह है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरह के प्रश्न मैंने कहा है कि औसत या उत्कृष्ट प्रकृति के होते हैं, जो अच्छे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछने का पैटर्न। आइए हम लोग स्टेटमेंट को एग्जामिन करें। जो पहला है वो सही है, और जो दूसरा है वो भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। लेकिन जो तीसरा है वो गलत है, क्योंकि उनका संबंध भी अमेरिका से। So here the correct answer is A, 1 and 2। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 50। 1968 में डॉक्टर हरविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा, डॉक्टर हरविंद खुराना अमेरिकी नागरिक थे। इस प्रश्न में स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, और जो कथन 2 है वो भी सही है। तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 बोथ। अब तक हमने 50 प्रश्नों को हल किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। और 50 प्रश्न का जो कंटेंट है उसमें सामान्य तथ्य भी है। वर्ष 2024 में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके बारे में जानकारी भी है, और जिन भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं तथ्यों का समावेश या शामिल किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 51। चर्चित पुस्तक है व्हाई वी डाई, द न्यू साइंस ऑफ एजिंग एंड लॉन्जेविटी। 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। यह चूंकि इस साल के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आप आराम से देखिए इस प्रश्न, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। 2 प्रश्न हमने दिया है, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52।
अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संभावित प्रश्न हैं जो भारत के किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित तौर पे आने चाहिए। अब आप देखिए इसको। आशा है कि अब तक आपने जो समुचित संसाधन है उसके आधार पे जो विकल्प है उसका चयन किया होगा। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा है कि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अभी परीक्षाओं के लिए, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्मरण रखेंगे। तो यह द करेक्ट आंसर इज वेंकट रमन रामकृष्णन। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो उम्र है जो बढ़ रही है, तो सामने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास न हो, सामने वाला व्यक्ति उनके उम्र का सही समुचित आकलन न कर पाए। क्योंकि उम्र को लेकर के हम लोग आमतौर पे सफेद झूठ बोलते हैं। अगर बाल सफेद है तो उसको काला करने की कोशिश करते हैं। स्किन पे ढेर सारे क्रीम लगा करके स्किन को हम लोग बिल्कुल लाइव स्किन के तौर पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसको लेकर के बहुत बड़ा रैकेट वगैरह भी चलता है, अरबों डॉलर का कारोबार है कि अपनी एजिंग, ये जो समस्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, अगर आप जीवन जीने की जो प्रत्याशा है बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका उम्र अगर हो रहा है और ये सामने प्रतीत होता है, उसको छुपाने का जो कृत्रिम उपाय है वो चीज ठीक नहीं है। फिर भी ये पुस्तक है, चर्चित है, बस 2024 में व्यक्तित्व भी चर्चित है, पुस्तक भी चर्चित है, इसलिए संभावित है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दिया गया, वेंकटरमन रामकृष्णन। याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये हमारा गेस भी है, अनुमान भी है। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने सोचा कि अंतिम प्रश्न ऐसा दिया जाए जो काफी महत्वपूर्ण हो और जिसका स्तर अच्छी कोटि का हो, उच्च कोटि का हो। इस दोनों पुस्तक के बारे में, द नैरो कॉरिडोर कभी होगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम एक वीडियो दे लेंगे। इस बार का जो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उन पुस्तकों के आधार पर, उन पुस्तकों का जो थीम है, जो कंटेंट है, आखिर वो क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, यह वीडियो निश्चित तौर पे बहुत जल्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। द नैरो कॉरिडोर, स्टेट्स, सोसाइटीज एंड द फेट ऑफ लिबर्टी, इसके 3 कंपोनेंट है। इसमें नैरो कॉरिडोर होता क्या है, और ये जो 3 कंपोनेंट है, 3 जो है एंटिटी है, 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, 3 अलग अलग तत्व है, कैसे जुड़े हुए हैं। क्या इसके लेखक डेरन एसमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन है? तो करेक्ट आंसर इज 1, ये सही है, याद रखिएगा। अत्यंत चर्चित पुस्तक है। दूसरा, व्हाई नेशंस फेल, क्योंकि इसका प्रचार अधिक हुआ है। अक्टूबर 2024 में, ये जो करंट मंथ हम लोग का चल रहा है, इसमें इस पुस्तक का प्रचार अधिक हुआ है, दूसरे पुस्तक का कम हुआ है। लेकिन जिस प्रकार यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, इसमें भी 3 टर्मिनोलॉजी है, पहला पावर, दूसरा प्रॉस्पेरिटी और तीसरा पॉवर्टी, गरीबी। क्या इसके लेखक डेरन एसमोग्लू और रॉबिन्सन साहब हैं? तो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सही आंसर 1 और 2 दोनों। इस प्रकार इन 52 प्रश्नों के माध्यम से नोबेल पुरस्कार के संबंध में, जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, उसके बारे में तमाम तथ्यों को आप तक प्रस्तुत किया गया। आशा है, अपेक्षा है कि इन प्रश्नों के अध्ययन के उपरांत नोबेल पुरस्कार के संबंध में आपकी जानकारी समृद्ध और परिपक्व हुई होगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ा होगा और आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, उनको निश्चित तौर पे आप हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।